हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 5 के अंदर मैं आपको रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ये वाला कंसेप्ट करवाने वाला हूँ। रेशियो ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है कि हमें कभी कभी रेशियोज का प्रोडक्ट लेना पड़ता है कुछ सिचुएशंस के अंदर। तो वो कौन कौन सी सिचुएशन है वो अभी मैं इसके अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले कंसेप्ट लिख लेते हैं। देखो, आपको समझाने के लिए एक बात बताता हूँ। एक तो आप हो, ठीक है, आपका मतलब ए, और एक है आपका दोस्त मतलब कि बी। मान लो आप दोनों दोस्त सोलो ट्रिप पर निकल गए अलग अलग बाइकें लेकर। ठीक है, आप अलग जा रहे हो, आपका दोस्त अलग जा रहा है। फिर आपके सामने एक कंडीशन आई कि आपकी और आपके दोस्त की जो स्पीड है उसका रेशियो है 3:2। आपकी बाइक की जो स्पीड है उसका रेशियो है 3:2। आप दोनों अलग अलग जगह पर निकल गए। और अब ये बताओ, कभी आप बाइक चला रहे होगे, कभी वो रेस्ट ले रहा होगा, है, कभी आप रेस्ट ले रहे होगे, कभी वो बाइक चला रहा होगा। तो ऐसा करके क्या हुआ कि आप लोगों ने जो बाइक चलाई, किसी ने कुछ घंटे चलाई, किसी ने कुछ घंटे चलाई। तो आप लोगों ने जितने जितने टाइम बाइक चलाई उसका रेशियो है 5:7। ठीक है, जितने भी टाइम आपने बाइक चलाई और आपके दोस्त ने बाइक चलाई, आपका दोस्त स्लो जरूर है लेकिन उसने बाइक आपसे ज़्यादा घंटे चलाई है। देखो, 7 घंटे, 7 है। तो अब मैं आपको बोलूं कि आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, अगर आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 300 किलोमीटर का, तो ए ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होएगा। तो मेरे को एक बात बताओ, ये डिस्टेंस होता क्या है? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस होता है भाई साहब स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, रेशियोज के लिए, हमें इन दोनों का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, आपकी स्पीड्स का रेशियो हमें पता है, आपके टाइम का रेशियो हमें पता है। आपके डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती हैं 15 यूनिट। आपका डिस्टेंस 15 किलोमीटर नहीं है, 15 यूनिट है। रेशियो कंपैरिजन होता है बस। और आपके दोस्त के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती हैं 14 यूनिट। मतलब अगर आपने 15 यूनिट गाड़ी चलाई है ओवरऑल सोलो ट्रिप पे, तो आपके दोस्त ने 14 यूनिट चलाई है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि आपने 300 किलोमीटर चलाई। अगर 15 यूनिट का वैल्यू 300 किलोमीटर है, मतलब कि 20 गुना है, तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 14 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 280 किलोमीटर। तो आपके दोस्त ने कितनी गाड़ी चलाई? 280 किलोमीटर बाइक चलाई आपके दोस्त ने। तो समझ में आई बात? कभी कभी एग्जामिनर हमें ऐसे वेरिएबल के बारे में रेशियो की इंफॉर्मेशन पूछता है या रेशियो के कंसेप्ट को यूज करने के लिए बोलता है, जो कि दो अलग अलग वेरिएबल का प्रोडक्ट होता है और उनका रेशियो हमें दे देता है। तो उनका प्रोडक्ट करके हमें उसका रेशियो निकालना पड़ता है। तो ऐसी कई सारी सिचुएशन मैं आपके सामने इस वीडियो में प्रेजेंट करूंगा, ताकि जब भी उस टाइप का क्वेश्चन आओ आप इजीली एग्जाम में कर लो। एक बार ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो, पोज करके सारे क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करना। तो देखो, यहाँ पर एग्जामिनर ने बताया है कि भाई कितने के नोट, कि कितने कितने के नोट बंदों के पास हैं। कि ए बैग कंटेन्स 50 रुपीज़, 20 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़ नोट। कि 50 रुपये का नोट है, 20 रुपये का नोट है और 5 रुपये का नोट है। ठीक है, और किस क्वांटिटी में है भाई साहब? ये तो है कितने का नोट है, और ये है किस क्वांटिटी में है, नंबर क्या है नोट का? तो भाई 4:5:6। अगर 50 के नोट 4 हैं तो 20 के नोट 5 हैं, तो 5 के नोट 6 हैं। द टोटल सम ऑफ मनी। तो अब उसने क्या बात की है? अब उसने बात की है कि भाई टोटल जो रुपये हैं वो हैं 3300 रुपये। एक बात बताओ, टोटल कितने रुपए हैं ये कैसे पता लगता है? ये पता लगता है कि भाई कितने का नोट है, और वैसे वैसे नोट्स की क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर भले ही हमें रेशियो दे रखा है लेकिन हम यूनिट्स के अंदर इसको मान लेंगे। मतलब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, कि 50 रुपये के नोट हैं और उसको रिप्रेजेंट करता है 4, कि 4 नोट हैं, तो यहाँ पर कितने यूनिट रुपए हो जाएंगे आपके पास? 200 यूनिट। अगर आपके पास एग्जैक्टली 50 रुपये के 4 नोट होते तो आप क्या बोलते? मेरे पास 200 रुपये हैं। तो टोटल जो वैल्यू है नोट्स की वो कितनी है, वो कैसे पता लगती है? कि भाई कितने रुपए का नोट है और वैसे वैसे कितने नोट्स हैं। इसीलिए मैं इन दोनों को गुणा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता, इसीलिए यहाँ पर मैं अपने दिमाग के अंदर यूनिट्स लेके चल रहा हूँ। तो 20×5 100, 5×6 30, तो कुल मिलाकर 330 यूनिट। 200 और 130, 300, 300 और 30, 330 यूनिट। तो 330 यूनिट हमारे पास रुपए होने चाहिए, लेकिन एग्जामिनर ने बोला कि हमारे पास तो भाई 3300 रुपये हैं।
तो मतलब 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 1 यूनिट बराबर होगी 10 के। 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 10 के। तो हमने यहाँ पर एग्जैक्ट क्वांटिटी मान ली थी ना, लेकिन एग्जैक्ट क्वांटिटी थी नहीं, रेशियो था। तो भाई यहाँ पर अब आप इसको 10 गुना कर लो। एग्जैक्ट में 4 नहीं थे, एक्चुअल सिचुएशन 4 गुना आ रही है। तो एक्चुअल में 40 नोट 50 के थे, 50 नोट 20 के थे और 60 नोट 5 के थे। हमने 4 5 6 माने, उसके कारण हमारे पास टोटल रुपए बने 330, लेकिन असली में टोटल रुपए थे 3300। तो जो असली में रुपए थे वो 10 गुना थे। तो इसलिए हमने जो मान लिया था उसको 10 गुना करो ताकि असली वैल्यू आए। तो यहाँ पर उसने पूछा क्या है, यहाँ पर उसने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स। 50 रुपये के कितने नोट हैं, तो भाई 50 रुपये के 40 नोट हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो अभी क्या होगा, हो सकता है आपने इसको इस नज़र से पहली बार देखा हो। करने का तरीका तो यही है, किसी भी तरीके से करोगे तो ऐसे ही किया होगा कैलकुलेशन, लेकिन इस नज़रिए से। तो जब 2-3 बार इस टाइप के क्वेश्चंस को इस नज़रिए से देख लोगे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन को करके देखे बिना लिखे, चलो इसको करके देखते हैं। आप भी करके देखो भाई, मेरा सोल्यूशन मत देखना, आप भी करो पहले। ए मैन हैज़ रुपीज़ 235 इन द फॉर्म ऑफ इतने इतने रुपए के उसके पास नोट है और उनका रेशियो इतना है। तो हमें ये पता होता है कि भाई जो हमारे पास जो करेंसी है कितने रुपए की नोट है और उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो टोटल वैल्यू उनके प्रोडक्ट से पता लगती है कि भाई 1 रुपये के 100 नोट हैं तो 100 रुपये हो गए, 100 × 1। तो अब देखो, मैंने ये क्वेश्चन पहले कर रखा इन द सेंस इस टाइप के, मुझे पता है। तो एग्जाम में इसको कैसे करेंगे, देखो 1 रुपये के 11, तो मैं लिखूंगा 11 प्लस 50 पैसा। 50 पैसा मैं रुपये में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मतलब कि आधा रुपया, मतलब कि आधा रुपया, आधा इंटू 15 7.5 प्लस 25 पैसा, मतलब कि 1/4 रुपया, 1/4 इंटू 20 5। अब मेरे को मिला 11 और 5 16, 16 और 7 23.5 रुपये। लेकिन एग्जामिनर बोल रहा है 235 रुपये। तो भाई ये तो 10 गुना है, एग्जामिनर जो बोल रहा है वो तो 10 गुना है। तो जो चीज़ मैंने 11 15 20 मान ली थी वो 11 15 20 नहीं है, वो 110 150 और 200 है। अब वो जो भी पूछेगा बता देंगे। समझ में आई बात, मतलब कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूँ वो समझना है, उसको लिखना उस तरीके से ज़रूरी नहीं है जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, उस तरीके से सोचना ज़रूरी है। लिखो उस तरीके से कि आप जल्दी कर पाओ, कम लिख के कर पाओ। तो उसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 50 पैसा कॉइन, कि 50 पैसे के कॉइन की वैल्यू कितनी है। तो भाई जो 50 पैसे के कॉइन हैं वो 150 हैं, तो 150 कॉइन है 50 पैसे के, तो कितनी हो जाएगी 75 वैल्यू। 50 पैसे के कॉइन में सिर्फ आधा रुपया होता है, तो 75 रुपीज़ उसकी वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ गई बात, ठीक है। अदरवाइज अगर इसको मैं कन्वेंशनली जिस हिसाब से मैं लिख रहा था उस हिसाब से लिखूंगा तो ये है कि भाई कितने कितने के नोट्स हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी है 11 15 20, और नीचे उनका प्रोडक्ट 11 × 1 11 यूनिट प्लस 50 पैसा मतलब कि आधा रुपया, 15 × आधा 7.5 यूनिट, 25 पैसा मतलब कि 1/4 रुपया, 20 × 1/4 5 यूनिट। तो इसकी वैल्यू थी 235, तो 23.5 यूनिट की वैल्यू क्या थी 235। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 10, और यहीं से हमें पता लग जाएगा कि 110 1 रुपये हैं, 50 पैसे 150 हैं और 25 पैसे 200 हैं, ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करना भाई ज़रा पॉज करके। ए पर्सन बॉट सम राइस एंड वीट फॉर रुपीज़ 380, 380 रुपये खर्च दिए बंदे ने चावल और गेहूं खरीदने के लिए, राइस और वीट। द रेशियो ऑफ वेट ऑफ राइस, तो कितना राइस उसने खरीदा, कितना वेट उसका है, तो कितना खरीदा भाई 4:3। ये उनके राइस और वीट के वेट का रेशियो है। और प्राइस, जिस रेट में उसने खरीदा उसके प्राइस का रेशियो क्या है, वो है 5:6। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने बताया क्या है, एग्जामिनर ने बताया कि उसने टोटल 380 रुपये खर्च दिए, मतलब यहाँ पर वो बात कर रहा है कि कितना एक्सपेंडिचर हो गया। तो मेरे को एक बात बताओ, एक्सपेंडिचर कितना हुआ कैसे पता लगता है, कि भाई चीज़ कितनी खरीदी इनटू उस चीज़ का रेट कितना है, कितनी चीज़ खरीदी इनटू उस चीज़ का रेट कितना है, कितने किलो दूध खरीदा और 1 किलो के रुपए कितने हैं, उसी को एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो अगर आपको एक्सपेंडिचर का रेशियो चाहिए तो इन दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई करो, 5 × 20 रेशियो 6 × 18, ठीक है।
तो ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं आया है, ये आया है एक्सपेंडिचर का रेशियो। अगर राइस पर 20 रुपये खर्चे तो वीट पर 18 खर्चे होंगे। मतलब अगर टोटल 38 यूनिट रुपए उसने लगाए हैं तो उसमें से 20 यूनिट राइस पर लगाए हैं, 18 यूनिट वीट पर। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर बोल रहा है कि टोटल उसने 380 रुपये लगाए हैं। मतलब कि 38 यूनिट की वैल्यू 380, 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपये, तो 20 यूनिट की वैल्यू भाई साहब 200, 18 यूनिट की वैल्यू 180। तो यहाँ पर उसने पूछा क्या है, द राइस वाज बोट ऑफ वर्थ, जो राइस लिया है वो कितने रुपए का खरीदा, तो भाई साहब वो 200 रुपये का खरीदा। यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। इसी तरह की और भी सिचुएशन करेंगे, ये करो एक बार। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग बाई फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास बिटवीन 2 रेलवे स्टेशन इज 1:50। 2 रेलवे स्टेशन के बीच में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास से जितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनका नंबर ऑफ पैसेंजर्स, कि कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उसका रेशियो है 1:50। ठीक है। वेयर एज, बल्कि द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्लास फेयर्स बिटवीन सेम स्टेशन इज 3:1। लेकिन जो उनका भाड़ा है, जितने रुपए की उनकी टिकट है, जो उनके टिकट का रेट है, ठीक है, उसका रेशियो है 3:1। ठीक है। फर्स्ट क्लास का ज़्यादा है और सेकंड क्लास का 1 है उनका रेशियो। तो अब यहाँ पर बात कर रहे हैं, इफ़ ऑन ए पर्टिकुलर डे ₹1325 वॉज कलेक्टेड, 1325 रुपये कलेक्ट किए गए, तो कितने रुपए कलेक्ट हुए ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि एक टिकट की कॉस्ट कितनी है और कितनी टिकट बिकी, मतलब कि कितने बंदों ने ट्रैवल किया, कितने बंदों ने ट्रैवल किया है। कुछ तो वैसे बिना टिकट भी जा रहे होंगे, यहाँ पे तो कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी भाई, ये तो एग्जामिनर ने बताया ही नहीं। चलो जोक्स अपार्ट, तो कितना खर्चा हुआ है किस पर डिपेंड करता है कि कितनी टिकट बिकी, नंबर ऑफ पैसेंजर्स, और एक टिकट का रेट कितना है, इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है। तो टोटल फेयर ये होएगा कितना इकट्ठा हुआ। तो टोटल फेयर का जो रेशियो हो क्या होएगा, 3:3 रेशियो 50:50। तो ये रेशियो पता है किस चीज़ का, ये रेशियो है कि जो फर्स्ट क्लास में जितने भी बंदे थे और जितने भी टिकट बिकी, मतलब फर्स्ट क्लास के कारण जितने भी रुपए मिले हैं रेलवे डिपार्टमेंट को, उसको रिप्रेजेंट करता है 3, और सेकंड क्लास का जितना भी भाड़ा इकट्ठा हुआ है उसको रिप्रेजेंट करता है 50। तो यहाँ पर उसने क्या बोला है कि भाई 1325 रुपये भाड़ा इकट्ठा हुआ, तो 3 यूनिट प्लस 50 यूनिट, टोटल 53 यूनिट भाड़ा इकट्ठा हुआ था। तो 53 यूनिट की वैल्यू है 1325, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी बटे में 53। और यहाँ पर उसने पूछा क्या है, यहाँ पर उसने पूछा है देन व्हाट वाज द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम सेकंड क्लास। तो सेकंड क्लास से तो 50 यूनिट भाड़ा इकट्ठा हुआ इंटू 50। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 53 से कितने पे जाएगा भाई, ये चला जाएगा 106, बच जाएगा 26, 106 पे जाएगा तो 26, 265, तो ये 5 पे चला जाएगा फिर 25। तो ये होगा भाई 1250, यानी कि ऑप्शन 4। एक और करना चाहोगे इसी तरह का क्वेश्चन, ये ट्राई करो भाई एक बार, और अब की बार बिना लिखे ट्राई करो प्लीज़, रिक्वेस्ट है, मन मन में ट्राई करना, ठीक है, तभी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, टच नहीं करना पेन नोटबुक पर। तो उम्मीद करता हूँ कि बिना लिखे ट्राई किया होगा और आपने निकाल भी लिया होगा। देखो यहाँ पर उसने 2 चीज़ों का रेशियो बताया है, एक तो उसने बताया है कि नंबर ऑफ पैसेंजर्स, कि कितने बंदे ट्रैवल कर रहे थे, उनका रेशियो है 1:2:3, और AC क्लास में, फर्स्ट क्लास में और स्लीपर क्लास में। ठीक है। और उसने दूसरा आपको रेशियो बताया है कि उनकी भाई टिकट की कॉस्ट कितनी थी। ठीक है। एंड द फेयर्स टू ईच ऑफ दीज क्लासेज आर इन द रेशियो, कि कितने कितने कॉस्ट है उनके, फेयर मतलब कि भाड़ा। ठीक है। 5:4:2। तो कुल मिलाकर जो भी टोटल कलेक्शन हुई होगी, कलेक्शन डिपेंड करती है कि कितनी टिकट बिकी, कितने बंदे बैठे और हर एक ने कितने रुपए दिए। तो कलेक्शन का रेशियो है 5:5, 4 दूनी 8 और 2 तीये 6, कलेक्शन का ये रेशियो है। अगर AC क्लास से 5 यूनिट की कलेक्शन हुई है तो फर्स्ट क्लास से 8 यूनिट की, सेकंड क्लास से, स्लीपर क्लास से 6 यूनिट की। अब उसने पूछा क्या है कि AC स्लीपर से कितनी कनेक्शन हुई। तो देखो भाई टोटल कितनी कलेक्शन हुई है, 8 और 5 13 और 6 19 यूनिट, और 19 यूनिट किसके बराबर है, 19 यूनिट बराबर है 38,000 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होएगी, 2,000 के, 19 दूनी 38।
और उसने पूछा एसी क्लास, तो एसी क्लास से 5 यूनिट की कलेक्शन हुई, तो 1 यूनिट अगर 2000 के बराबर है तो 5 यूनिट 10,000 के। तो इस क्वेश्चन को अब आप मेंटली कर सकते हो सकता है पहले ऐसे क्वेश्चन को देख के आप कंफ्यूज हो जाते, लेकिन अब आप इसको मेंटली कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो इसको कि भाई 1 × 5, सबसे पहले आप लिखोगे क्या एग्जाम में 5, यहाँ पर क्या लिखोगे 2 चौके 8, और यहाँ पर क्या लिखोगे 3 दूनी 6, और फिर आप देखोगे 8 और 5 13 और 6 19, 19 को रिप्रेजेंट कर रहा है 38, मतलब 1 को रिप्रेजेंट करेगा 2000, तो 5 को रिप्रेजेंट करेगा 10,000। ठीक है, अगर आप इसके बेस को समझ गए, क्वेश्चन के बेस को, तो आगे से इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब कि इस कंसेप्ट का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको पता लग जाएगा, और इसी कारण एक टीचर मिनिमम कैलकुलेशन करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 4,536 रुपये को बांट दिया 4 मैन में, 5 वीमेन में, 2 बॉयज में। ठीक है, तो कितने मैन में 4 मैन में, कितनी वीमेन में 5 वीमेन में, और कितने बॉयज में 2 बॉयज में। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है बंदे कि कितने बंदे हैं, और रेशियो ऑफ शेयर, तो हरेक को कितना भाड़ा देना है, हरेक की दिहाड़ी कितनी है ये लिख लेता हूँ मैं। दिहाड़ी मतलब उसका दिन का जो भी इनकम है, तो हरेक का जो शेयर है, हरेक का जो हिस्सा है वो इस रेशियो में है भाई साहब। ठीक है, 7:4:3। क्लियर है। तो अब देखो व्हाट इज द शेयर ऑफ ए वीमेन। देखो तो टोटल जो शेयर है वो कितना होगा कि कितने बंदे हैं और एक बंदे का कितना शेयर है। ठीक है, टोटल जो शेयर होगा, दिहाड़ी को काट के शेयर कर लेते हैं, कितने बंदे हैं और हर एक के हिस्से में कितना आता है इनका प्रोडक्ट। तो टोटल इंसान, इंसान इन द सेंस सॉरी आदमी, इंसान बोल गया मैं, इंसान तो औरतें भी हैं। टोटल आदमियों का कितना शेयर है 7 चौके 28 यूनिट। टोटल औरतों का कितना शेयर है 5 चौके 20 यूनिट। और टोटल बच्चों का कितना शेयर है 3 दूनी 6 यूनिट। इसको एक बार 2 से काट लूँ, 14, 10 और 3। ठीक है, तो टोटल 5 औरतें हैं और उनका शेयर है 10 यूनिट, मतलब कि ये 5 औरतों का शेयर है, ये मत सोचना एक औरत का, 5 औरतों का शेयर है ये। ठीक है, तो टोटल कितने यूनिट में बांटना है भाई, 14 और 10 24 और 3 टोटल 27 यूनिट। अगर टोटल रुपए हैं तो 27 यूनिट की वैल्यू है 4,536। एक यूनिट की वैल्यू होगी डिवाइडेड बाई 27, तो टोटल औरतों को मिलना है 10 यूनिट, तो टोटल औरतों को कितना मिलेगा 10 यूनिट। लेकिन यहाँ पर उसने ये नहीं पूछा टोटल औरतों को कितना मिलेगा, यहाँ पर उसने पूछा है व्हाट इज द शेयर ऑफ ए वीमेन, एक महिला का हिस्सा। तो ये तो टोटल 5 महिलाओं का हिस्सा है, तो इसको मैं 5 से भाग भी कर रहा हूँ। ठीक है भाई, अब कर लूँ सोल्व, अभी कर लेता हूँ। ठीक है, 5 दूनी 10, तो भाई 9 3 27, 9 5 45, 0 9 चौके 36, देन 3 से 3 एकम 3, 3 6 18, 3 8 24, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 320 और 16 336 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। एक कंट्रैक्टर, ये भी एक बार ट्राई करो भाई साहब, अगर पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया तो। एक कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 25 लेबर्स ऑन ए जॉब, 25 बंदे उसने एक जॉब पे लगा दिए। ठीक है, और उसको उस जॉब के लिए 275 रुपये मिले, जिसमें से 20% वो खुद रख गया, आफ्टर रिटेनिंग 20% उसने खुद ने रख लिए, और जो बाकी का 80% है उसने बांट दिया। ठीक है भाई, कैसे बांटा ये देख लेते हैं। अमंग्स द लेबरर्स, उसने लेबरर्स में बांट दिया, मजदूरों में। इफ द नंबर ऑफ मैन टू वीमेन लेबरर्स वाज इन द रेशियो, तो नंबर ऑफ मैन एंड वीमेन का रेशियो कितना है 2:3। तो ये है भाई साहब नंबर ऑफ लेबरर्स कि कितने मजदूर हैं, और नीचे है एंड देयर वेजेस, और उनकी तनख्वाह का रेशियो कि भाई कितनी तनख्वाह मिलती है, मैन और वीमेन की तनख्वाह का रेशियो 5:4। व्हाट वेजेस डिड ए वीमेन लेबरर गेट, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो टोटल रुपए हैं जो वो इन लोगों को दे रहा है, वो आदमियों में कितने बट रहे हैं, औरतों में कितने बट रहे हैं, किस रेशियो में बट रहे हैं। तो 2 बंदे हैं और उनकी तनख्वाह है 5 रुपये, तो तनख्वाह कितनी हो जाएगी टोटल 10 रुपये। 3 वीमेन है, हर एक की तनख्वाह 4 रुपये है, तो 12 रुपये मिलेंगे उनको, 3 औरतों को हर एक को 4 रुपये मिले तो। ठीक है, तो ओवरऑल सारे आदमियों को जितने रुपए मिलेंगे और सारी औरतों को जितने रुपए मिलेंगे उसका रेशियो आ गया 10:12। तो एक बार इसको 5:6 कर लूँ काट के, मतलब अगर टोटल जितने भी रुपए हैं उसमें से 5 यूनिट मिलेंगे आदमियों को और 6 यूनिट मिलेंगे औरतों को। अगर टोटल 11 यूनिट रुपए हैं तो
अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, कम से कम कैलकुलेशन करनी है। मैं तो इसका 20% भी निकालना नहीं चाहूँगा। मैं कैसे करूँगा अभी देखो। टोटल रुपए थे 275, इसमें से 20% उसने खुद के पास रख लिए, यानी कि बांट कितने दिए होंगे, मतलब कि उसने बांट दिए होंगे 80%। 80% निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4/5 से। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 4/5 से, तो जितने भी उसने बांटे हैं वो आ गया है। अब देखो इतने रुपए उसने बांट दिए हैं, इतने रुपए को उसने कितने हिस्सों में बांटा, उसने 11 हिस्सों में बांटा, तो डिवाइडेड बाई 11, और उसमें से 6 हिस्से उसने औरतों को दे दिए, 6 हिस्से। तो इनटू ये एक हिस्से की वैल्यू आ गई होगी, मैंने 11 से भाग किया तो एक हिस्से की, तो इनटू 6, मतलब जितने भी रुपए उसने बांटे थे उसमें से 6/11 उसने औरतों को दे दिए, 6/11। ठीक है, लेकिन ये उसने कितनी औरतों को दिए होंगे, अब ये मत बोल देना भाई 3 औरतों को दिए, ना 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 ना। टोटल कितने लेबर्स थे, टोटल 25 बंदे हैं भाई साहब, टोटल 25, और उस 25 में से 2:3 में है मैन और वीमेन। तो 3 + 2 5, 5 का ये 5 गुना है, इसका मतलब 10 मैन हैं और 15 वीमेन हैं एग्जैक्टली। तो ये जितने भी रुपए मिले हैं ये 15 औरतों को मिले हैं, तो इसको मैं 15 से भाग करूंगा और मेरे को पता लग जाएगा कि एक औरत को कितने मिले। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है इतनी चीज़ें बताने में टाइम लग गया हो, लेकिन अभी तुरंत आप क्या करोगे, एक बार इसको फिर से समझ के एक बार फिर से निकालोगे, निकाला करो। जो भी क्वेश्चन आपको लगे ना अरे इसमें तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उसको निकालो, देखो कितना टाइम लग रहा है। क्योंकि जब हम नहीं जानते तो अलग टाइम लगता है, जब हम जान जाते हैं तो अलग ही टाइम लगता है। अब देखो, अब इसको सोल्व करते हैं। 11 से इसको मैं काट रहा हूँ, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 25 से 5 एकम 5 और 5 3 3 दूनी, तो हर एक औरत को 8 रुपये मिलेंगे। इसमें कैलकुलेशन है ही नहीं, छोटी छोटी कैलकुलेशन है 5 दूनी 10, 3 चौके 12, इसको कैलकुलेशन नहीं बोलते ना हम, उसको कैलकुलेटिव नहीं बोलते। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला करो एक बार, उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। 4 मिल्कमैन रेंटेड ए पास्चर, एक चराने की जगह 4 मिल्कमैन ने रेंट पे ली, और क्या किया, चारों ने अलग अलग नंबर ऑफ काउज डाल दी उसके, और अलग अलग टाइम के लिए डाल दी। तो देखो यहाँ पर मैं ऊपर लिख रहा हूँ नंबर ऑफ काउज, और यहाँ पर लिख रहा हूँ उनका टाइम कि कितने टाइम के लिए चरा रहे हैं। तो ए ने 16 गायें डाल दी, बी ने 20 गायें वहाँ पर छोड़ दी, ठीक है, सी ने 18 गायें वहाँ पर छोड़ दी चरने के लिए, और डी ने 42 गायें छोड़ दी। और दूसरे बंदे ने, पहले बंदे ने मतलब ए ने 3 महीने के लिए वहाँ पर गायें चराई, दूसरे बंदे ने 4 महीने के लिए चराई, तीसरे बंदे ने 6 महीने के लिए, और चौथे बंदे ने 2 महीने के लिए। तो क्योंकि जो टोटल रेंट है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि भाई कितनी गायें छोड़ी, नहीं तो एक बंदा तो पूरी 1000 गायें छोड़ देगा, है ना, कि भाई किसने कितनी गायें छोड़ी चरने के लिए। और दूसरा वो डिपेंड करता है कि भाई कितने टाइम के लिए चराई, क्योंकि नहीं तो बंदा 24 घंटे के लिए वहीं पे बांध देगा। ठीक है, कि भाई कितने टाइम के लिए चराई, इन 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो देखो टोटल रेंट, तो रेंट इन दोनों के प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर 16 3 48 रेशियो, 20 चौके 80 रेशियो, 18 छिक्के 108 रेशियो, 42 दूनी 84। तो एक तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको एक और पैटर्न दिखाना चाहता हूँ। पैटर्न वो मैं क्यों दिखाना चाह रहा हूँ, देखो पहले तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, फिर उसके बाद हम इनको कैंसिल करते हैं कि भाई इसको 4 से कैंसिल कर दो। ठीक है, अदरवाइज हम एक और काम कर सकते हैं, बिकॉज आप इस पैटर्न को समझ चुके हो कि भाई जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम जो भी 2 फैक्टर दिए हैं उनके प्रोडक्ट का रेशियो निकालते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को पहले ही समझ चुके हो तो हम अपने टाइम को बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं, देखो हम सीधा सीधा ये चीज़ें नहीं लिखेंगे, हम सीधा सीधा लिखेंगे उसके रेंट का रेशियो, और उसको भी गुणा करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे पहले बंदे ने 16 गायें छोड़ी 3 महीने के लिए रेशियो, तो कितनी गायें छोड़ी कितने टाइम के लिए, इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो रेंट को बताता है ना। तो वो चीज़ मैंने अलग अलग लिखने की बजाय, जब आपको क्वेश्चन पहले ही समझ में आ जाता है कि ये उस टाइप का है, तो आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं। भाई जिस बंदे को उतनी क्लैरिटी नहीं हो रही क्वेश्चन में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, अब देखो, और जब भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो उस फॉर्मेट में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दूसरे बंदे ने 20 गायें छोड़ी कितने टाइम के लिए, 4 महीने के लिए, तीसरे बंदे ने 18 गायें छोड़ी 6 महीने के लिए, चौथे बंदे ने 42 गायें छोड़ी 2 महीने के लिए। तो इसमें एक और फायदा, हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे।
हम इसका प्रोडक्ट करने से पहले अगर कोई चीज़ कॉमन है तो उससे काट देंगे। यहाँ पर क्या कोई नंबर कॉमन है सब में? 4 4 4, हाँ सब में 4 कॉमन है देखो। तो 4 चौके 16, 4 यहाँ से, 4 का मतलब है कि 2 बार 2 आना, तो 1 2 मैंने यहाँ से काट दिया, 1 2 यहाँ से, ये 2 तो खत्म ही हो गया, 1 2 मैंने यहाँ से काट दिया, तो इनका रेशियो आ गया 4 3 12 रेशियो 20 रेशियो 27 रेशियो 21। क्लियर है? ये इनका रेशियो आ गया। अगर ए का किराया 12 यूनिट बनता है तो बी का 20 यूनिट, सी का 27 यूनिट और डी का 21 यूनिट। अब यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछा क्या है? एग्जामिनर ने बोला है कि भाई जो ए का किराया है वो 2400 रुपये बना, तो मतलब ए का किराया तो 12 यूनिट है, तो 12 यूनिट की वैल्यू है भाई साहब 2400 रुपये। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 12 दूनी 24, 200 रुपये। अब उसने पूछा क्या है? द रेंट पेड बाई सी, तो सी ने कितना रेंट दिया होगा? तो सी ने तो 27 यूनिट रेंट दिया है, तो 27 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 27 दूनी 54, 5400 रुपये। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए तो एक बार ये क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। महेश, सुरेश एंड गणेश एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप। इन्होंने एक पार्टनरशिप की, एक साझेदारी में घुस गए। तो जब आप पार्टनरशिप करते हो तो दो चीज़ें होती हैं। जैसे बंदों ने गायें छोड़ी थी, उसी हिसाब से आप बिजनेस के अंदर अपने रुपए छोड़ देते हो। ठीक है, अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करते हो, अपने रुपए लगाते हो। और जैसे गायें कुछ टाइम के लिए छोड़ी थी, ऐसे ही आप बिजनेस के अंदर अपने रुपए कुछ टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो कि भाई अगले 6 महीने के लिए इस बिजनेस में मेरे ये रुपए यूज होंगे। और इन दोनों चीज़ों पर ही डिपेंड करता है कि जो प्रॉफिट आएगा बिजनेस का वो किसको कितना मिलेगा, कि भाई किसने कितने रुपए लगाए और कितने टाइम के लिए लगाए। ठीक है, इन दोनों पे डिपेंड करेगा। हो सकता है किसी ने बहुत ज़्यादा रुपए लगा दिए हों लेकिन थोड़े टाइम के लिए लगाए हों, तो इन दोनों के प्रोडक्ट का जो भी रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो माना जाएगा। तो देखो 3 बंदे हैं, महेश, सुरेश एंड गणेश। तो महेश ने लगाए हैं भाई साहब 16,000 रुपये। कितने महीनों के लिए? 9 महीनों के लिए। सुरेश ने लगाए हैं 12,000 रुपये 6 महीनों के लिए, और गणेश ने लगाए हैं 8,000 रुपये। कितने टाइम के लिए? 12 महीनों के लिए। लेकिन हमें पता है कि एट लास्ट हम प्रोडक्ट करके इनका रेशियो निकालने वाले हैं, तो हज़ारों की बात तो आप एकदम ड्रॉप कर ही सकते हो, क्योंकि रेशियो निकालना है, 0 0 मैटर नहीं करती। और जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि हमें पता है इनको मल्टीप्लाई करके रेशियो निकालेंगे, तो हम डायरेक्टली इनको ऐसे भी लिख सकते थे कि महेश ने लगाए 16,000 9 महीने के लिए, 16 × 9 रेशियो। सुरेश ने लगाए 12,000 6 महीने के लिए, 12 × 6। और गणेश ने लगाए 8,000 12 महीने के लिए, 8 × 12। अब ये जिस भी चीज़ से कैंसिल हो रहे हैं उससे हम कैंसिल आउट इनको कर सकते हैं। क्या ये किसी से कैंसिल आउट हो रहे हैं? हाँ जी, सारे 6 से तो कैंसिल आउट हो रहे हैं। 6 से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा तो 3 3 9 और 2 8। 6 को मैं समझता हूँ 2 × 3, तो मैं कभी कभी अलग से भी काट देता हूँ, 3 से अलग 2 से अलग। 6 से डायरेक्टली हो गया 6 दूनी 12। उसके बाद भी ये किसी से कैंसिल आउट हो रहे हैं? हाँ भाई साहब ये तो हो रहे हैं, 4 से हो रहे हैं। तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 दूनी 8। तो इनका रेशियो क्या आ गया? 3 दूनी। इनके प्रॉफिट का रेशियो आ रहा है ये कि फ़ायदे को किस रेशियो में बांटेंगे। 3 दूनी 6 रेशियो 3 रेशियो 2 दूनी 4, इस रेशियो में ये फ़ायदे को बांटने वाले हैं। तो अब मतलब कि जितना भी फ़ायदा होगा, अगर टोटल फ़ायदा 6 और 4 10 और 3 13, अगर टोटल फ़ायदा 13 यूनिट हुआ तो उसमें से महेश 6 यूनिट रखेगा, सुरेश 3 यूनिट, गणेश 4 यूनिट। अब इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि भाई टोटल फ़ायदा 26,000 का हुआ। तो भाई मतलब कि टोटल फ़ायदा 13 यूनिट की वैल्यू है 26,000। एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2,000। तो अब इन्होंने क्या पूछा कि भाई सुरेश का प्रॉफिट बताओ। तो सुरेश का प्रॉफिट है भाई साहब 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 दूनी 6, 6,000। तो ये जो क्वेश्चन है ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन माना जाता है, साझेदारी का। तो पार्टनरशिप कोई अलग में चैप्टर नहीं है, कोई अलग में कंसेप्ट नहीं है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एक कंसेप्ट का हिस्सा है पार्टनरशिप। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट के साथ कुछ क्वेश्चंस के बाद हम पार्टनरशिप सारा करने वाले हैं। जो भी पार्टनरशिप के सारे केसेस हैं वो उसी का जो रूट वाला कंसेप्ट है, जो पार्टनरशिप की जड़ है, उसके साथ ही हम उसको निपटा देने वाले हैं। ठीक है, तो अब आप तब तक के लिए एक बार ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। ए कैट टेक्स 7 steps in the time taken by dog for 5 steps, but 5 steps of a dog are equal to 6 steps of a cat.
व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ कैट टू दैट ऑफ डॉग। तो देखो भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, अब आपको ऐसा क्वेश्चन देखकर आप अनकंफर्टेबल हो गए होंगे, लेकिन अनकंफर्टेबल होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर हो रहे हैं तो मैं खुद ओपनली बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को बेशक से अभी छोड़ दो, आपके एग्जाम में इतना कम आता है कि आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो कंसेप्ट है, अगर आप इसको उस चीज़ के साथ समझोगे जहाँ से ये बना है, तो आप इससे आगे से अनकंफर्टेबल नहीं होगे अगर थोड़ा सा ध्यान दे लोगे तो, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, जो क्वेश्चन काफ़ी कम आते हैं, ठीक है, और उनके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा कॉमन सेंस चाहिए, टीचर उनको बार बार करा देता है, उससे स्टूडेंट डरते हैं और टीचर की हवा बन जाती है। लेकिन मेरा ये काम है नहीं, तो मैं ओपनली बता रहा हूँ, इसको छोड़ भी दोगे तो आपके एग्जाम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये उतना मुश्किल भी नहीं है, बिकॉज मैं बिल्कुल आसान तरीके से करवाने वाला, ठीक है। काम की बात हो गई, अब बढ़ूँ। देखो तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। दो चीज़ें क्या हैं कि मान लो आप और आपका दोस्त हो, ठीक है, आप दोनों चल रहे हो, तो दो चीज़ें होती हैं जब बंदे चलते हैं। एक तो होता है कि उसके कदम का साइज कितना है, और दूसरा होता है उसके कदम रखने की स्पीड कितनी है। और हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में ये दो चीज़ें मैटर करती हैं। तो हमने अपनी कॉमन सेंस से देखना है कि कौन से चीज़ के अंदर कौन एडवांटेज में है। एक तो कदम रखने की स्पीड और एक कदम का साइज। तो यहाँ पर कैट और डॉग हैं। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। एक कैट टेक्स 7 स्टेप, बिल्ली 7 कदम ले लेती है कितने टाइम में, जितने टाइम में कुत्ता 5 कदम ले। तो यहाँ पर सिर्फ मेरे को इतना बताओ कि इस चीज़ के अंदर एडवांटेज में कौन है। बिल्ली 7 कदम ले रही है और कुत्ता सिर्फ 5, मतलब बिल्ली की स्पीड ज़्यादा है कदम रखने की, तो बिल्ली एडवांटेज में है। बिल्ली को मैंने बड़ी वैल्यू दी, कुत्ते को छोटी, ठीक है। अब अगली चीज़ देखो, बट 5 स्टेप्स ऑफ ए डॉग, पर कुत्ते की 5 कदम, कुत्ते के 5 कदम बिल्ली के 6 कदम के बराबर हैं। कुत्ते के 5 कदम बिल्ली के 6 कदम के बराबर हैं। तो यहाँ पर एडवांटेज में कौन है भाई साहब? कुत्ता एडवांटेज में है। क्यों? कुत्ता 5 कदम ही रख रहा है, 1 2 3 4 5। बिल्ली को 1 2 3 4 5 6 कदम रखने पड़ रहे हैं। तो कुत्ते के कदम का साइज, यहाँ पर मैं कदम के साइज की बात कर रहा था ना, तो कुत्ते के कदम का साइज बड़ा है ना, 5 कदम के अंदर ही वो बिल्ली के 6 कदम की बराबरी कर लेता है। यहाँ पर कुत्ता एडवांटेज में है। तो यहाँ पर ये जो भी दो वैल्यूज इन्वॉल्व है ना इसके अंदर, 5 और 6, इसमें से बड़ी वैल्यू आपको कुत्ते को देनी पड़ेगी 6, और बिल्ली को छोटे वाली वैल्यू। क्योंकि अगर यहाँ पर बिकॉज जिस भी चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो स्पीड से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन अगर मैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपको बताने लगा तो फिर क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो सिंपल सी बात समझ लो, एक बंदा कम कदम लेकर और दूसरे बंदे को ज़्यादा कदम लेने पड़ रहे हैं तो उसकी बराबरी कर रहा है। तो कम कदम जो ले रहा है उसके पैर का साइज बड़ा है उसके कदम का, तो भाई साहब उसको बड़ी वैल्यू दे दो। अब बस सिंपल सी बात है, दोनों का प्रोडक्ट कर दो। प्रोडक्ट ऑफ रेशियो कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 7 × 5, यहाँ पर आएगा 5 × 6। तो भाई 5 से कट जाएगा 5। तो दोनों, ये जो दोनों बढ़ रहे हैं, जिस स्पीड में ये दोनों चल रहे हैं उसका रेशियो क्या आ जाएगा? क्योंकि जिस स्पीड में चल रहे हैं वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है कि भाई कदम रखने की स्पीड कितनी है और कदम का साइज कितना है। तो उस स्पीड का रेशियो 7:6, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आंसर 7:6 होएगा। तो यहाँ पर ये मेरे ख्याल दूसरे क्वेश्चन के आंसर्स ले लिए गए हैं। ए कैमल परस्यू एन एलिफेंट एंड टेक्स 5 लीप्स फॉर एवरी 7 लीप्स ऑफ एलिफेंट। यहाँ पर भी फिर से दो बात हुई है कि भाई कदम रखने की स्पीड कितनी है और कदम का साइज कितना है, ठीक है। एक जगह यहाँ पर अब की बार एलिफेंट है और एक जगह पर कैमल है। तो ध्यान से सुनिएगा, तो यहाँ पर उनकी डिसाइड हो जाएगी चलने की स्पीड। तो देखो, एक ऊंट है, ऊंट के बारे में बात करें, एक ऊंट जो है वो परस्यू कर रहा है एक एलिफेंट को, एलिफेंट के पीछे चल रहा है, एंड टेक्स 5 लीप्स फॉर एवरी 7 लीप्स ऑफ एन एलिफेंट। एलिफेंट जितनी देर में 7 कदम रखता है उतनी ही देर में ये 5 कदम रखता है। तो यहाँ पर इसका मतलब बंदा स्लो है, कैमल स्लो है। तो कैमल सिर्फ 5 कदम ले रहा है, एलिफेंट 7 ले रहा है। कदम रखने की स्पीड तो ये है। लेकिन आगे अब ऊँट के पैर तो लंबे लंबे होते हैं, आपको पता ही है। चलो वो रियल सिचुएशन है, यहाँ पर तो जो एग्जामिनर बोलेगा चींटी से भी छोटे करा दिया तो वही करने पड़ेंगे। देखो, बट 5 लीप्स ऑफ एलिफेंट, मतलब कि हाथी की 5 लीप इक्वल टू 3 लीप्स ऑफ कैमल, मतलब हाथी की 5 लीप्स की बराबरी कैमल सिर्फ 3 लीप्स में कर रहा है। तो यहाँ पर साइज की बात हो रही है। एक तो एग्जामिनर आपको सीधा सीधा बता दे
कि भाई हाथी के पैर का साइज कैमल, हाथी के कदम का साइज कैमल के कदम के साइज से डबल है, तो आप ऐसे लिख दोगे हाथी के कदम का साइज डबल है। लेकिन वो ऐसे नहीं बता रहा, वो उल्टा करके बता रहा है। वो बता रहा है कि उसके 3 कदम उसके 5 कदम के बराबर है। तो जिस बंदे ने सिर्फ 3 कदम के अंदर दूसरे के 5 कदम की बराबरी कर ली, उसके कदम बड़े हैं ना। कैमल सिर्फ 3 कदम में उसके 5 कदम की बराबरी कर रहा है, तो कैमल को बड़ी वाली वैल्यू दे दो और दूसरी छोटी वाली वैल्यू एलिफेंट को दे दो। तो अब इनको प्रोडक्ट करो, उनके चलने की स्पीड का रेशियो आ जाएगा 7 × 21 रेशियो 5 × 5 = 25। अब यहाँ पर देखते हैं पूछा क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ कैमल टू दैट ऑफ एलिफेंट। तो कैमल की स्पीड 25 है, एलिफेंट की 21 है, तो 25:21 यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है। तो भाई अब हम पार्टनरशिप करने वाले हैं यहाँ पर, बिकॉज जो पार्टनरशिप है वो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है। तो पार्टनरशिप का एक बार बेसिक कंसेप्ट एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। देखो होता क्या है कि 2 या 3 लोग या फिर 4 लोग, मतलब कि कुछ लोग मिलकर, एक से ज़्यादा कुछ लोग मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर वो अपनी 2 चीज़ें डालते हैं, एक तो डालते हैं अपना टाइम और एक डालते हैं अपना पैसा। तो जो बंदा जितना वक्त और जितने रुपए इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर, उसको उसी हिसाब से प्रॉफिट होता है। ठीक है। तो हम ऐसे अज्यूम कर लेते हैं आपको समझाने के लिए कि भाई 3 बंदे हैं ABC। तो तीनों ने जो बिजनेस के अंदर रुपए डाले हैं, तीनों ने जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, तो मान लो A ने 5,000 रुपये, B ने 6,000 रुपये और C ने 7,000 रुपये डाले हैं बिजनेस के अंदर। ठीक है। फिर अब A ने 5,000 रुपये तो डाले हैं, C ने 6,000 रुपये डाले हैं। अगर ये बराबर टाइम के लिए, मतलब कि अगर ये इक्वल टाइम के लिए इतने 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 रुपये डाल देंगे, तो जो भी प्रॉफिट होएगा वो प्रॉफिट होएगा जिसने जितने रुपए बिजनेस के अंदर डाले उस हिसाब से, यानी कि 5:6:7। जितना भी फायदा होएगा उसका 5 और 6 11, 11 और 7 18, उसके 18 हिस्से किए जाएंगे और 5 हिस्से A को दिए जाएंगे, 6 हिस्से B को और 7 हिस्से C को। तो मतलब कि अगर भाई हम टाइम के फैक्टर को ना लेकर आए, अगर बराबर टाइम के लिए लोग रुपए डाल रहे हैं, उस वक्त जितने भी रेशियो में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, जिसने भी जितने रुपए दिए हैं, उस हिसाब से क्या होएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मतलब कि अगर इन्होंने 5,000, 6,000 और 7,000 रुपये डाले, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 5:6:7, यही रेशियो होएगा भाई अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का, फायदे को बांटने का। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर इन्होंने किया क्या है, A ने 3 साल के लिए, B ने 4 साल के लिए और C ने 5 साल के लिए इतने इतने रुपए डाले हैं। तो भाई ये चीज़ भी मैटर करती है ना कि किसने अपना रुपया कितनी देर के लिए दिया। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट का रेशियो आएगा, जो भी अपना फ़ायदा होएगा बिजनेस से, उसका जो रेशियो आएगा वो डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट और टाइम, इन दोनों के प्रोडक्ट के रेशियो पर, इन दोनों की गुणा के रेशियो पर। मतलब अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, जितने भी रुपए इन लोगों ने दिए हैं, और जो भी टाइम का रेशियो है, इन दोनों की गुणा करेंगे, इन दोनों के प्रोडक्ट का जो रेशियो होएगा वही प्रॉफिट का रेशियो होएगा। ठीक है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन दोनों का जो भी रेशियो है उसके प्रोडक्ट का रेशियो होएगा, जो फायदा है उसका रेशियो। तो देखो भाई 5 × 15, इन दोनों का प्रोडक्ट, 6 × 4 = 24 और 7 × 5 = 35। तो यहाँ पर जितना भी फायदा होगा, अगर ये वाली सिचुएशंस रही, तो जितना भी फायदा होगा उसको हम इस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो हमने कितनी बातें ध्यान रखनी है, हमने सिर्फ 2 बातें ध्यान रखनी है। किस हिसाब से, कि किस बंदे ने कितना रुपया डाला और कितने टाइम के लिए। क्योंकि कभी कभी क्या हो सकता है, कभी कभी कोई बंदा बीच में अपने रुपए निकाल भी सकता है, बीच में एक्स्ट्रा रुपए भी डाल सकता है बिजनेस के अंदर। तो हमने सिर्फ इतना देखना है कि कितने रुपए कितने टाइम के लिए, दैट्स इट। इससे ना तो ज़्यादा देखना, ना इससे कम देखना। और बस एक ये छोटी सी बात आपने याद रखनी, अगर ये बेसिक बातें आपको याद रही और उसके बाद आप एग्जामिनर की सारी बातें समझते रहे, तो कोई भी क्वेश्चन आपके आगे नहीं खड़ा होगा कि मैं सॉल्व नहीं हो रहा। तो आगे बढ़े, तो चलो भाई एक बार ये क्वेश्चन निकालने की कोशिश करो और इसको मेंटली करने की कोशिश करना।
ए, बी और सी ने कैपिटल्स इन्वेस्ट किए, इन्वेस्टेड कैपिटल मतलब कि रुपए डाले हैं, तो जितने जितने रुपए उन्होंने डाले हैं उसका रेशियो क्या है, 3, 5, 9। कितने कितने टाइम के लिए उन्होंने रुपए डाले हैं भाई, उस टाइम का रेशियो है 2:3:1। तो मैंने बिल्कुल थोड़ी देर पहले बताया है कि जो भी प्रॉफिट का रेशियो होता है वो होता है कि कितने रुपए डाले और कितने टाइम के लिए डाले, उनके प्रोडक्ट का रेशियो। तो 3 दूनी 6, 5 तिये 15 और 9 एकम 9। भाई ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 तिये 9, तो 2 5 3 ये इनका अनुपात होने वाला है यहाँ पर। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर आपने क्या बात ध्यान रखनी है, देखो अब एग्जामिनर आपके साथ क्या खेल खेल सकता है। एग्जामिनर आपको इस वाले रेशियो के बारे में बता देगा, इस वाले के बारे में बता देगा और ये वाला पूछ लेगा। अगर हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो बताया है और टाइम का रेशियो बताया है और प्रॉफिट का पूछा है, तो हम इन दोनों की गुणा कर देंगे और ये आ जाएगा। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि एग्जामिनर आपको प्रॉफिट का रेशियो बता देगा कि भाई 3 लोगों ने बिजनेस किया और जो फायदा है इस रेशियो में बट गया, और आपको बता देगा कि इस रेशियो में उन्होंने रुपए इन्वेस्ट किए थे। तो मतलब इसका रेशियो बता दिया और इसका रेशियो बता दिया और टाइम का रेशियो पूछ लिया। तो क्योंकि हमें पता है कि प्रॉफिट जो आता है वो इन दोनों के प्रोडक्ट से आता है, तो भाई इन्वेस्टमेंट के रेशियो से यहाँ पर आप डिवाइड करोगे प्रॉफिट के रेशियो को, तो टाइम का रेशियो आपको पता लगेगा, ये दोनों गिवन है तो। या फिर वो ये भी कर सकता है कि भाई साहब टाइम का रेशियो उसने बता दिया, प्रॉफिट का रेशियो बता दिया कि जो उनका इन्वेस्टमेंट का टाइम है इतने इतने टाइम के लिए उन्होंने रुपए डाले, एंड में जाके प्रॉफिट को इस रेशियो में डिवाइड किया, तो बताओ भाई कितने कितने जो रुपए उन्होंने डाले हैं वो किस रेशियो में डाले होंगे। ये बात समझ में आ गई, तो एक बार इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके बताओ। यहाँ पर सुमित, पुनीत और रमित 3 बंदे हैं, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। तो कैपिटल्स का रेशियो क्या है यहाँ पर, मतलब कि कितने रुपए उन्होंने डाले, उनकी इन्वेस्टमेंट, कैपिटल और इन्वेस्टमेंट एक ही बात है, उसका रेशियो है 1:2:3। और दूसरी बात उसने क्या बताया, उसने बताया कि जो उनके प्रॉफिट्स का रेशियो है, जो उनके फ़ायदों का रेशियो है, जो भी उनको फ़ायदे हुए हैं इस बिज़नेस में, वो इस अनुपात में हुए हैं। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया इन्वेस्टमेंट का रेशियो और जितने टाइम के लिए उन्होंने रुपए लगाए उसका रेशियो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट का रेशियो आता है। हमें ये दोनों रेशियो गिवन है, तो अगर मैं प्रॉफिट के रेशियो को इन्वेस्टमेंट के रेशियो से डिवाइड करूँगा तो ही मुझे टाइम का रेशियो मिलेगा। तो बस यही काम करना है। प्रॉफिट का रेशियो हमारे सामने है, इसको मैं इन्वेस्टमेंट के रेशियो से डिवाइड कर रहा हूँ भाई। नीचे आ गया 1, यहाँ पर नीचे आ गया भाई 2, और यहाँ पर नीचे आ गया क्या 3। तो प्रॉफिट के रेशियो को मैंने इन्वेस्टमेंट के रेशियो से डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा इनके टाइम का रेशियो। अब ये नीचे यहाँ पर ये जो 2 है और ये 3 है, ये तंग कर रहे हैं, तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जो 2 और 3 से कट जाए, तो मतलब सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई 2 तिये 6, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर अब क्या आ गया भाई, अब आ गया 6 चौके 24 रेशियो, 5 तिये 15 रेशियो, 6 दूनी 12। ठीक है, अब ये 3 से कैंसिल आउट हो रहे होंगे, 3 8 24, 3 5 15, 3 चौके 12, तो 8 5 4, इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए। और ये काम डेफिनेटली आपने मेंटली कर लेना चाहिए था, मैं तो भाई इसलिए समझा रहा हूँ कि हो सकता है किसी को ना समझ में आए। ठीक है, अदरवाइज इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है नहीं। अब ये वाला क्वेश्चन एक बार करो और अब की बार मेंटली करना है। तो भाई ए बी सी ने बिजनेस स्टार्ट किया और जो उनका पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मतलब कि कितने टाइम के लिए उन्होंने रुपए डाले हैं, उसका अनुपात है ये। तो भाई इन्वेस्टमेंट और टाइम इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो प्रॉफिट आता है। तो टाइम का रेशियो गिवन है और उन्होंने प्रॉफिट इस रेशियो में बांटे, तो प्रॉफिट का रेशियो गिवन है। तो कुल मिलाकर प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड करूंगा तो ये पता लग जाएगा कि कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट की उन्होंने, मतलब इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में की। तो प्रॉफिट का रेशियो है 4 5 6, इसको डिवाइड करूंगा 2 3 6 से, 2 3 6 से। प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड कर रहा हूँ, भाई 2 दूनी 4, 6 कम 6, तो यहाँ पर ये आ गया। ठीक है,
मतलब क्या आ गया, 2 आ गया, 5/3 आ गया और 1 आ गया। तो नीचे 3 है तो सबको 3 से गुणा कर दो, नीचे वाला 3 भी गायब हो जाएगा। 3 दूनी 6, यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर आ गया 3, तो 6 5 3, यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। क्लियर है। अब एक बार ये और ट्राई करो, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, स्टार्ट कर रहे हैं हम पार्टनरशिप को, बस वार्म अप कर रहे हैं। निकिता एंड निशिता एंटर इनटू ए पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग ₹50,000 एंड ₹40,000 रिस्पेक्टिवली। तो भाई निकिता ने 50,000 रुपये डाले और निशिता, ये निकिता है ये निशिता है, इसने 40,000 रुपये डाले। फाइंड द शेयर ऑफ निकिता इन प्रॉफिट ऑफ रुपीज़। तो भाई इतना प्रॉफिट हुआ है तो निकिता का शेयर हमने बताना है। तो देखो दोनों ने 1 साल के लिए रुपए डाले हैं, तो दोनों ने 1 साल के लिए रुपए डाले हैं। तो भाई जब इन्होंने बराबर टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, इनका टाइम जो है अगर वो बराबर है तो वहाँ पर टाइम मैटर नहीं करता, बेशक से 1 साल हो चाहे 10 साल हो। समझ में आ गई बात। अब टाइम बराबर ही है, आप उससे गुणा करोगे फिर बाद में जाके उसको कैंसिल आउट करोगे, तो टाइम तो इनका बराबर ही है। तो इनके जितने रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किए वो अलग हैं, तो सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा प्रॉफिट। तो जो भी इनको फायदा होएगा वो 5:4 में बढ़ जाएगा, कि जिसने जितने रुपए इन्वेस्ट किए उसको उतने मिल जाएंगे। भाई अगर टोटल 9 रुपये फायदा होगा तो उसमें से निकिता को 5 रुपये मिलेगा, तो 5/9 रुपये मिलेंगे निकिता को, कितने में से, इतने में से। भाई 9 से 25 पे कटेगा, 25 5 125, 12,500 रुपये मिलेंगे। ठीक है। अब एक बार ये भी बता दो फिर मेंटली, निकी निशा एंड अनु फॉर्म्ड ए पार्टनरशिप विद ए इन्वेस्टमेंट ऑफ 75,000, 60,000, 40,000 रिस्पेक्टिवली। तो भाई इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको दिख रही है, सारी हज़ारों में है, तो आप अपने मन ही मन में ये 1000 तो काट सकते हो, है ना, कि भाई इस 1000 को तो मैं नहीं लूँगा क्योंकि सिर्फ रेशियो मैटर करता है। और एक और बात, ये सारे 5 से कट सकती हैं ना, जितनी भी इनकी इन्वेस्टमेंट है वो 5 से कट सकती है, तो ये छोटे मोटे काम आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हो। इनको 5 से काट भी दो, तो पहले वाले को 5 से काटूंगा तो 15, दूसरे वाले को 5 से कैंसिल आउट करूंगा तो 12, और तीसरे वाले को करूंगा तो 8। तो देखो मैंने नोटबुक पर जब लिखा तो सीधा ये वाली फॉर्म लिखी, और आगे एग्जामिनर ने बताया कि चलो इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है वो इस रेशियो में की है। आफ्टर 3 years ऑफ ऑपरेशन दे हैड ए नेट प्रॉफिट ऑफ, मतलब कि 3 साल के काम करने के बाद उनके पास इतने का फायदा हुआ, मतलब सबने 3 साल काम किया, तो इट मीन्स सबका जो टाइम पीरियड है वो सेम है। तो थोड़ी देर पहले बताया था, अगर भाई टाइम पीरियड सेम है तो उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसको आप कंसीडर ही मत करो। तो जो भी इनका प्रॉफिट का रेशियो होगा वो यही होगा जो इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। ठीक है। तो अब इन्होंने क्या पूछा कि भाई अन्नू का शेयर बताओ, तो अन्नू कौन से वाली है, अन्नू है भाई आखिरी वाले। अन्नू का शेयर है 8, लेकिन कितने में से, इन सबको जोड़ लेते हैं, 12 और 8 20, 20 और 15 35, 35 में से 8 अन्नू का शेयर है। ठीक है, 8 आउट ऑफ 35। तो भाई अब इसको मैं 7 से कैंसिल आउट कर रहा हूँ, 7 5 35, 7 ये 21, 7 7 49, 7 5 35, फिर से 5 से, 5 7 35, 5 5, तो भाई 75 इंटू 8, 75 इंटू 2 होता है 15, 15 चौके 60, तो 600 और 0, 6000 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। तो चलो अब एक बार ये वाला और ट्राई कर लो आप, वैसे थोड़ी देर पहले ही करवा चुका हूँ। महेश, सुरेश एंड गणेश। तो अब हमने क्या करना है यहाँ पर, देखो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस इक्वेशन को मैंने प्रोडक्ट ऑफ रेशियो ऊपर पार्टनरशिप से पहले करवाया है, कि अब हमें प्रॉफिट का रेशियो लेना है, सीधा सीधा प्रॉफिट का रेशियो लेना है हमने। प्रॉफिट की बात हो रही है कि भाई इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ और उसको किस रेशियो में बांटेंगे। तो हमने इनकी इन्वेस्टमेंट और टाइम को साथ साथ में लिखते हुए चलना है, इन्वेस्टमेंट और टाइम को, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है। तो देखो अब ये यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ पर इसने बताया कि भाई इन तीनों लोगों ने पार्टनरशिप स्टार्ट की, महेश ने 16,000 रुपये इन्वेस्ट किए 9 महीने के लिए, और सबने रुपए हज़ारों में इन्वेस्ट किए हैं, तो मैं हज़ारों को काट दूंगा। ठीक है, सबने हज़ारों में इन्वेस्ट किए हैं, मेरे लिए सिर्फ रेशियो मैटर करता है। तो महेश ने 16,000 रुपये 9 महीने के लिए इन्वेस्ट किए,
सुरेश ने 12,000 रुपये 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किए और गणेश ने 8,000 रुपये 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किए। ठीक है, तो ये जो भी रेशियो होएगा ये रेशियो आ जाएगा कि भाई इनका जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में बटेगा, क्योंकि मैंने इनकी इन्वेस्टमेंट और टाइम दोनों को मैंने इकट्ठा ही कंसीडर कर लिया, सीधा मैं प्रॉफिट का रेशियो निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं इसको कैंसिल आउट करना चाहूँगा। ठीक है, तो 4 चौके 16, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, उसके बाद भी ये कट रहा है क्या, उसके बाद भी ये भाई साहब कट रहा है, 12 से कट रहा है ये। ठीक है, तो 9 चौके 36, एक बार लिख लेते हैं, 6 तिये 18 और 12 दूनी 24, देखो 12 से कट रहा है, 12 तिये 36, सॉरी 12 से नहीं, ये कट रहा है जी 6 से, 6 छिके 36, 6 तिये 18 और 6 चौके 24, तो 6:3:4। अब यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा कि भाई सुरेश को जो फायदा हुआ वो कितना होएगा, तो सुरेश बीच वाला बंदा है ये वाला, तो सुरेश को फायदा होगा 3 यूनिट का, लेकिन टोटल कितने यूनिट में से, 13 में से, तो सुरेश को 3/13 फायदा होएगा और टोटल फायदा है जी 26,000, तो 13 दूनी 26, 3 दूनी 6, 6,000 का फायदा होएगा सुरेश को। उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपको क्लियर हो गया होगा बेसिक। ठीक है, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो आप। ए एंड बी एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप फॉर ए ईयर, 1 साल के लिए एंटर कर गए। ए कंट्रीब्यूट्स ₹1500 एंड बी ₹2,000, तो भाई ए ने कंट्रीब्यूट कितना किया 1500 और बी ने कंट्रीब्यूट किया कितना 2,000। आफ्टर 4 months दे एडमिटेड सी, तो सी को उन्होंने 4 महीने के बाद बुलाया। ठीक है, हु कंट्रीब्यूट्स ₹2250, कोई दिक्कत नहीं है, इतने इतने रुपए इन्होंने डाले। और इफ बी विड्रॉज हिज मनी, इफ बी विड्रॉज हिज कंट्रीब्यूशन आफ्टर 9 months, तो बी ने क्या किया, स्टार्टिंग में शुरू तो किया था लेकिन 9 महीने के बाद चला गया, तो बी के रुपए कितने टाइम के लिए रहे, 9 महीने के लिए रहे सिर्फ। ठीक है, और सी जो है वो कितने महीने के बाद आया था, 4 महीने के बाद आया था। ठीक है, तो भाई 1 साल के अंदर 12 महीने होते हैं, और यहाँ पर बात हुई है एट द एंड ऑफ द ईयर, कि साल के एंड में जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में बटेगा। तो भाई साल में 12 महीने हुए हैं, ए तो बेचारा स्टार्टिंग में आया था और एंड तक रहा, तो ए का जो रुपया है वो तो 12 महीने के लिए रहा, 1500 रुपये 12 महीने के लिए, बी के रुपये 9 महीने के लिए रहे, और सी जो है वो 4 महीने लेट आया था। मतलब साल में अगर 12 महीने हैं तो 4 महीने बाद आके ज्वाइन किया, तो इसका रुपया सिर्फ 8 महीने के लिए यूज होएगा, तो सी का रुपया यूज होएगा 8 महीने के लिए। अब इस रेशियो में प्रॉफिट बटेगा, हमने कितने रुपए लगाए वो भी कंसीडर कर लिया, कितने टाइम के लिए लगाए वो भी कंसीडर कर लिया, और इन दोनों का प्रोडक्ट ही होता है प्रॉफिट का रेशियो। ठीक है, अब देखो जो भी कैंसिल आउट होगा वो कैंसिल आउट कर लेते हैं, 0 0 0, उसके बाद 25 से कट रहा है ना ये, 25 छिके 150, 25 8 200, 25 निमे, 12 छिके 72 रेशियो, 9 8 72 रेशियो, 9 8 72, तो भाई इन तीनों का प्रॉफिट तो 1:1:1 बराबर बराबर बटेगा, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, धीरे धीरे कंसेप्ट खुल रहा है, टेंशन मतलब एंड तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक बार ये वाला क्वेश्चन और करो। उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को पॉज करके ट्राई किया होगा, और प्लीज़ इसको ट्राई करिए और हर एक क्वेश्चन को ट्राई करिए। सीता एंड गीता एंटर इनटू ए पार्टनरशिप, सीता कंट्रीब्यूट्स ₹5,000 वही गीता कंट्रीब्यूट ₹4,000, तो भाई सीता ने 5,000 कंट्रीब्यूट किए, गीता ने 4,000, और यहाँ पर मैं 1000 क्यों नहीं लिख रहा, बिकॉज हर जगह हज़ारों की बात हो रही है, तो फिर 1000 नहीं लिख रहा। अगर कुछ जगह ऐसी बात होती 3750, फिर तो मैं सारे लिखता है, क्योंकि हमें तो सिर्फ रेशियो चाहिए। ठीक है, तो अब देखो आफ्टर 1 month, 1 महीने के बाद, और जो भी एग्जामिनर बोलेगा उसकी बात मानते रहो, जितना रुपया जितने टाइम के लिए यूज होगा उतने रुपयों को उतने टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, बस यही चलते रहेंगे। आफ्टर 1 month गीता विड्रॉज 1/4 ऑफ हर कंट्रीब्यूशन, 1 महीने के बाद गीता ने 1/4 रुपये निकाल लिए, तो ये जो 4,000 डाले थे कितने टाइम के लिए यूज हुए, ये सिर्फ 1 महीने के लिए यूज हुए, उसके बाद निकाल लिए, तो 4 का 1/4 कितना हो जाए, 4 का 1/4 होता है 1, तो 1,000 निकाल लिए, बच गए 3,000। ठीक है, 1 महीने के बाद
ये 4,000 रुपये सिर्फ 1 महीने तक यूज हुए, फिर 1,000 रुपये निकाल लिए, फिर आगे 3,000 रुपये यूज होने लगे। आगे क्या बोला है, आफ्टर 3 months फ्रॉम स्टार्टिंग सीता पुट ₹2,000 मोर। शुरुआत से 3 महीने के बाद सीता ने 2,000 रुपये और डाल दिए, मतलब 3 महीने तक तो ये 5,000 ही यूज होते रहे। 3 महीने के बाद उसने 2,000 और डाले थे, तो 5,000 तो पहले ही थे, 2,000 और डाल दिए, मतलब कुल 7,000 हो गए। और अब ये 7,000 रुपये यूज होंगे। देखते हैं कब तक यूज होंगे, वो तो एग्जामिनर बताएगा ही, नहीं बताएगा तो कैन नॉट से कर देंगे। अब आगे देखो, वेन गीता विड्रॉज हर मनी, जब गीता ने अपने मनी को विड्रॉ किया तो गीता ने अपने रुपए को कब निकाला था, 1 महीने के बाद निकाला था। एट द सेम टाइम रीटा ऑल्सो ज्वाइंड देम, उसी वक्त रीता भी ज्वाइन हुई थी, मतलब 1 महीने के बाद ज्वाइन हुई थी, विद ₹7,000। इसने उसी टाइम 7,000 रुपये डाले थे। इफ एट द एंड ऑफ 1 ईयर, तो यहाँ पर 1 साल की बात हो रही है, 1 साल का मतलब 12 महीने, तो कुल मिलाकर 12 महीने का खेल है। अब अपना टाइम फिल कर देते हैं कि 3 महीने के लिए सीता के 5,000 रुपये यूज हुए, तो बाकी के 9 महीने के लिए 9 और 3 12 होता है, 7,000 यूज हुए होंगे। गीता ने 1 महीने तक 4,000 रखे, बाकी के 11 महीने के लिए 3,000 रखे होंगे। और जब गीता ने रुपया निकाला था, यानी कि 1 महीने के बाद, उस वक्त रीटा ने रुपये डाले थे, मतलब कि सिर्फ 11 महीने के लिए वो इस खेल में रही। तो अब देखते हैं कि भाई किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, मतलब किसके रेशियो में कौन सी वैल्यू आती है। तो मैंने क्या बोला था कि कितने रुपए कितने टाइम के लिए लगाए, बस इसका प्रोडक्ट होएगा। तो 5,000 रुपये 3 महीने के लिए 15, 7,000 रुपये 9 महीने के लिए 63, और इनको जोड़ दो तो जो सीता के हिस्से में जो रेशियो का टर्म आया वो आया 78। गीता ने 4,000 रुपये 1 महीने के लिए, 3,000 रुपये 11 महीने के लिए लगाए, तो टोटल 33,000, और 33 + 4 37। और रीता ने 7,000 रुपये 11 महीने के लिए लगाए, मतलब 77,000। तो कुल मिलाकर जो भी प्रॉफिट होएगा वो इस रेशियो में बटेगा। ये सिंपल सी बात है। अब आपके दिमाग में क्या बात घुस जानी चाहिए, आपके दिमाग में ये बात घुस जानी चाहिए, जितने रुपए जितने टाइम के लिए यूज होंगे उनका प्रोडक्ट होगा। बीच में कोई रुपए निकाल लेगा तो हम निकाल देंगे, लेकिन ये देख लेंगे कि कितने रुपए बचे हैं और वो कितने टाइम के लिए यूज होंगे। अगर कोई बीच में एक्स्ट्रा रुपए डाल लेगा तो हम डाल देंगे एक्स्ट्रा रुपए, लेकिन ये देख लेंगे कि पहले जितने रुपए थे वो कितने टाइम के लिए यूज हुए, और अब ये जो रुपए बढ़ गए हैं, जो डाल दिए हैं, जो नए रुपए हैं, ये कितने टाइम के लिए यूज होंगे। बस उनका प्रोडक्ट करेंगे और आगे अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अब इससे ज़्यादा क्या कॉम्प्लेक्स करेगा, बीच में 2 बार निकाल लेगा तो उस चीज़ को हम तो देख लेंगे ना, और कॉम्प्लेक्सिटी आगे मैंने कंसिडर की है। अब देखो, तो 1 साल के बाद इनका प्रॉफिट हुआ 1,920 रुपये। तो इन्होंने पूछा है रीटा का शेयर, तो भाई रीटा का शेयर 77 है, लेकिन टोटल कितने यूनिट में से, इन सबको एक बार मैं जोड़ लेता हूँ। तो 70 और 30 100, 100 और 70 170, 8 और 7 15, 15 और 7 22, 170 और 22 192, 192 यूनिट प्रॉफिट हुआ है। उसमें से रीटा का शेयर 77 है और कुल प्रॉफिट है 1920। ये लो भाई, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 770, ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार ये क्वेश्चन और ट्राई करो। अब इससे ज़्यादा क्या कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएगा वो निकालने डालने की, और अगर बढ़ाएगा तो हम कंसिडर कर लेंगे, दिक्कत ही क्या है। देखो भाई, 3 दोस्त हैं ए बी और सी, उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और जो भी उन्होंने रुपए लगाए वो उन्होंने इस रेशियो में लगाए, चलो ठीक है। एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, हर एक क्वार्टर के एंड में, क्वार्टर का क्या मतलब है, दारू वाला पौवा की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, ठीक है। क्वार्टर का मतलब है कि तिमाही, हर 3 महीने के बाद। क्वार्टर का मतलब होता है चौथा हिस्सा, और वो दारू वाला भी यहीं से आया है कि एक बोतल का चौथा हिस्सा। क्वार्टर मीन्स 1/4, एक साल का चौथा हिस्सा। हर 3 महीने के बाद ए ने अपनी कैपिटल को आधा कर दिया, ठीक है भाई, हर 3 महीने के बाद आधा करता रहा। वेयर एज बी डबल्स हिज कैपिटल, और बी ने अपनी कैपिटल को डबल कर दिया, ठीक है। एंड सी लीव्स हिज कैपिटल अनटच्ड, और सी ने अपनी कैपिटल को अनटच्ड छोड़ दिया, सी ने उतना ही रखा, ठीक है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टिल एंड ऑफ द ईयर, ऐसा काम साल के एंड तक चलता रहा। तो चलो भी अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले ये देखो, डबल तो हम कर देंगे, डबल करने में कोई दिक्कत नहीं है।
दिक्कत होती है हाफ करने में, जब पॉइंट्स में वैल्यू आ जाती है। तो ये देखो ये बंदा कौन सा है जो हाफ कर रहा है, ये है ए, और ए की इनकम, ए की जो इन्वेस्टमेंट है वो है 4। तो भाई इस 4 की जगह पे 8 ले लो, क्योंकि ये डबल कर रहा है ना बार बार। तो हम क्या करेंगे, तीनों ने जो इन्वेस्टमेंट की, मैंने इन सबको डबल कर दिया ताकि हाफ करने में दिक्कत ना हो, एक बार और डबल कर दिया। वैसे तो 4 भी अच्छी वैल्यू है, इसको हाफ कर सकते हैं 2 बार। तो 4 का डबल हो गया जी हाफ, 1 का डबल हो गया 2, और 15 का डबल हो गया 30। ये मैंने डबल क्यों लिया, ताकि भाई हाफ करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने क्या किया, नहीं तो बिना वजह कंफ्यूज होगे। देखो यहाँ पर ए की बात है, यहाँ पर बी की, यहाँ पर सी की। इन्होंने ये बोला है एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एट द एंड ऑफ, हर एक तिमाही के बाद, मतलब हर 3 महीने के बाद। मतलब साल में ऐसा काम कितनी बार होगा, साल में ऐसा काम जब 3 महीने गुजर जाएंगे तो 1 बार। साल में क्वार्टर कितनी बार आता है भाई साहब, 4 बार आता है। तो साल में ऐसा काम 4 बार होगा, समझ गए, 4 बार होगा, ये समझ गए ना, साल में क्वार्टर 4 बार। तो अब देखो कि ए की जो पहले वाली इन्वेस्टमेंट है वो कितने टाइम के लिए यूज हुई, वो हुई है भाई साहब 3 महीने के लिए, और बी वाली भी 3 महीने के लिए, बिकॉज 1 क्वार्टर तक तो इनकी यूज हुई, उसके बाद ए और भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। और सी की, सी ने तो भाई अपनी कैपिटल को अनटस्ट छोड़ दिया, सी ने हाथ नहीं लगाया 1 बार रुपए लगा के, उसकी 12 महीने की सिद्धि कर लो। समझ में आ गई बात। अब ए ने क्या किया, 3 महीने गुजरे ही थे, अपनी कैपिटल को कर दिया आधा, 4 कर दिया। तो भाई अब ये 4 रुपए 3 महीने के लिए यूज हुए। बी ने भाई डबल कर दिया, बी भी कहाँ मान रहा है, अगले 3 महीने के लिए ये 4 यूज हुए। फिर 3 महीने बाद जब 3 महीने के लिए 4 यूज हुई, ए ने फिर आधा कर दिया 2। तो भाई अगले 3 महीने के लिए ए की कैपिटल 2 रही, और बी की कैपिटल रही 8, क्योंकि बी कर रहा है जी डबल। ए की कैपिटल अगले 3 महीने के लिए, क्योंकि साल में 4 बार 3 महीने आते हैं ना, इसीलिए पता चलेगा, 1 रुपये हो गई, और बी की कैपिटल हो गई भाई 16। अब हमें सब कुछ मिल गया जनाब, सब कुछ मिल गया। ठीक है, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसा ही यहाँ पर करेंगे। तो भाई सी की कैपिटल हो गई 30 × 12 रेशियो। अब बी की कैपिटल ऐसे मत करना कि 2 तिये 6, 4 तिये 12, ऐसे करके जोड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी जोड़ सकते हो, लेकिन हमें पता है जब यहाँ पर 3 ही है और इन सबको जोड़ना है तो 3 को कॉमन ले लो, 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 और 16 30, तो 30 × 3। भाई जोड़ना ही है, 3 कॉमन है तो ऐसे क्यों जोड़ूं, 8 और 2 10, 4 और 1 5, 10 और 5 15, 15 × 3, तो ये रेशियो हो जाएगा जनाब। समझ में आ गई बात। अब मैं क्या करूं, एक बार 15 काट दूं सब में से, सब में मेरे को 15 दिख रहा है। ठीक है, तो भाई 15, 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30। उसके अलावा भी एक नंबर दिख रहा है सबके अंदर, वो क्या है 3, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। तो यहाँ पर हमें रेशियो मिल चुका है, यहाँ पर है जी 1 रेशियो, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 8। तो 1 रेशियो 2 रेशियो 8, इस प्रॉफिट के अंदर, सॉरी इस रेशियो के अंदर, इस अनुपात के अंदर उनके प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बटेंगे। अब इन्होंने पूछा क्या है वो देखते हैं। देखो तो भाई एट द एंड ऑफ द ईयर बीज शेयर, बी का जो शेयर है, बी का जो हिस्सा बना है प्रॉफिट के अंदर, फायदे के अंदर, वो है 22,000। तो बी का शेयर कितनी यूनिट बना है, 2 यूनिट बना है भाई साहब, 2 यूनिट। तो इसका मतलब एग्जामिनर बोल रहा है 2 यूनिट की वैल्यू है 22,000। व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट है 8 2 10 और 1 11, 11 यूनिट। तो भाई ये कितने गुना है, ये 11 गुना है, आपको दिख रहा है ना, 11 गुना है, 11 दूनी 22, और उसके बाद 3 जीरो लगा देना। तो 11 का 11 गुना 121 और उसके बाद 3 जीरो, 1,21,000 का टोटल प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ से फिर से आपके दिमाग में क्या बात आनी चाहिए, एग्जामिनर कभी भी रुपए निकाल ले डाल ले, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, जितने रुपए जितने टाइम के लिए यूज करवाएगा भाई उतने ही रुपए का और उतने ही टाइम का प्रोडक्ट करके हम ऐड करते रहेंगे, आंसर निकाल के रहेंगे। ठीक है, बस आपने एग्जामिनर की बात ध्यान से समझनी है, तभी आप छोटे से छोटा रास्ता फॉलो कर पाते हो। अब ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो। अब मैं एक और तरह के क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं जो काफ़ी प्रीवेलेंट है और इनको देखते ही चंद सेकंड्स में कर सकते हो, ऐसा तरीका बताऊंगा। देखो, गुप्ता एंड बंसल एंटर इनटू ए पार्टनरशिप विद देयर कैपिटल्स इन द रेशियो 5:6। तो यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके से करके बताऊंगा। एक तरीका है कन्वेंशनल है,
उससे करके बताऊंगा। हो सकता है कुछ कैंडिडेट दूसरे तरीके में अनकंफर्टेबल महसूस करें, अदरवाइज दूसरे तरीके के हिसाब से जब मैं ये क्वेश्चन करता हूँ तो देखो अब मैं सामने करके दिखाऊं कि गुप्ता का टाइम है 5, सॉरी उसकी कैपिटल है 5, टाइम है 8, तो 5 8 40, जो कि 5 का 8 गुना है, तो 9 का 8 गुना होता है 72। तो भाई 72 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 12, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा जी 12 महीने यानी कि 1 साल। ऐसे देख के आप कर सकते हो सारे क्वेश्चंस को, और अभी करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। लेकिन पहले एक बार समझ लेते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो जब आप मंदी स्पीड से समझोगे तो क्वेश्चन तेज स्पीड से निकालोगे, जब तेज स्पीड से समझोगे तो फिर क्वेश्चन तेज स्पीड से नहीं निकाल पाओगे। समझना जरूरी है, बिल्कुल कोर। अब ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए ये बात बोलिए। देखो कि भाई दो बंदे हैं गुप्ता और बंसल, तो गुप्ता ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, गुप्ता ने इन्वेस्टमेंट की है 5 और बंसल ने इन्वेस्टमेंट की है 6, ठीक है। गुप्ता ने 5, ये इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स, तो गुप्ता ने 8 महीने के बाद अपनी कैपिटल विदड्रॉ कर ली। गुप्ता ने अपनी कैपिटल का जो टाइम है वो 8 महीने ही रखा, और बंसल ने पता नहीं भाई कितना रखा, ठीक है, मैंने मान लिया x, और जो भी इनका प्रॉफिट है उसका रेशियो है 5:9। तो हम इसको कैसे ले सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट का रेशियो होता है इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो। तो भाई गुप्ता की इन्वेस्टमेंट है 5, गुप्ता का टाइम है 8, डिवाइडेड बाई, ऊपर गुप्ता की चीज लिखी, नीचे बंसल की चीज लिखी। बंसल की इन्वेस्टमेंट है 6, बंसल ने टाइम x महीने मैंने मान लिया, x महीने के लिए उसने रुपए रखे, और इस चीज का रेशियो है 5:9। अब इसको हमने सोल्व करना है, ठीक है। तो इसको अब मैं काट रहा हूं, 5 से 5 कैंसिल हो गया, इस x को ऊपर ले जाओ, इधर मैं इधर ऊपर ले गया, ठीक है, ऊपर रखेंगे तभी वैल्यू आएगी ना। इस 9 को इधर ले जाओ, इधर ले गया, 9 8 कितना होता है 72, तो 72 को 6 से डिवाइड करोगे वो क्या आ जाएगा 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई 12, मतलब कि 1 साल के लिए। तो एक तो एक कन्वेंशनल वे हो गया, मैंने क्या लिखा, ऊपर गुप्ता की इन्वेस्टमेंट इनटू गुप्ता का टाइम, नीचे ये जो बंदा है बी से क्या नाम है इसका, बंसल, बंसल की इन्वेस्टमेंट और बंसल का टाइम, और इन्वेस्टमेंट और टाइम का ही जो प्रोडक्ट होता है वो प्रॉफिट के रेशियो को डिनोट करता है, और आगे लिख दिया कि इनका प्रॉफिट इस रेशियो में बटा। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, ये तो कन्वेंशनल अप्रोच हो गई, अदरवाइज हम इस क्वेश्चन को देखते ही, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, गुप्ता बंसल, इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है भाई 5:6, टाइम का रेशियो क्या है, टाइम का रेशियो है भाई 8 महीने, और यहाँ पर पता नहीं, ठीक है। अब इनके प्रॉफिट का रेशियो बताओ जल्दी, 5:9। अब बात को ध्यान से सुनो, ये जो प्रॉफिट का रेशियो होता है ये होता क्या है, ये इन दोनों का ही प्रोडक्ट होता है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है ना, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट से निकल के 5 आया है, और इन दोनों के प्रोडक्ट से निकल कर 9 आया है। तो बस यही तो देखना है। तो मेरे को ये बताओ इस 5 का कितने गुना है यहाँ पर मामला, 5 8 जा 40, इस 5 का 8 गुना मामला चल रहा है यहाँ पर, 5 का 8 गुना चल रही है ये चीज़, तो इस 9 का भी 8 गुना चलेगा अगर हमें रेशियो बैलेंस करके चलना है। तो 9 का 8 गुना मतलब कि इसके अंदर चीज़ जो भी हो उसकी वैल्यू 72 होनी चाहिए भाई, इनकी इन्वेस्टमेंट और टाइम की वैल्यू 72 होनी चाहिए। 5 का 8 गुना चल रहा है तो 9 का भी 8 गुना चलेगा, तो 72 कब होगी, 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 12 से, 12 6 72, तभी तो होगी। तो 1 साल के लिए यूज़ हुआ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और टाइम इन दोनों का प्रोडक्ट, 5 और 8 का प्रोडक्ट इन दोनों का, ये डिनोट करता है इसको, और ये जो 6 है और इसके साथ पता नहीं क्या है उसका प्रोडक्ट डिनोट करता है 9 को, ठीक है। तो ये जो 5 वाला है इसका तो ऊपर वाला जो सिस्टम है ये 8 गुना है, तो इसका भी 8 गुना होगा, तो इसका 8 गुना मतलब 9 8 72, मतलब ये 12 होगा। अगर अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो टेंशन मत लो, एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो, ऐसे ही लिख के ट्राई करो, 2 क्वेश्चन लिख के ट्राई करेंगे, तीसरा क्वेश्चन मेंटली कर देंगे। देखो, जतिंदर एंड हरिंदर एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप विद देयर कैपिटल्स इन द रेशियो 5:9। तो जतिंदर और हरिंदर की जो कैपिटल है वो 5:9 है। एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स, तो 8 महीने तक जतिंदर की कैपिटल यूज हुई क्योंकि उसने 8 महीने के बाद निकाल ली। उन्होंने जो प्रॉफिट रिसीव किया वो 4:9 में रिसीव किया। तो देखो, जो जतिंदर का जो प्रॉफिट है उसको क्या रिप्रेजेंट करता है, जतिंदर के प्रॉफिट को 4, लेकिन जतिंदर के प्रॉफिट को ये भी तो रिप्रेजेंट करता है ना,
भाई जतिंदर की इन्वेस्टमेंट और जतिंदर का टाइम, उन दोनों का प्रोडक्ट ही तो रिप्रेजेंट करता है, उसी से तो 4 आया। तो जो 4 है उसकी जगह यहाँ ऊपर कितने गुना है, 4 की जगह यहाँ ऊपर कितने गुना है, 8 5 40, 10 गुना है। ऊपर 40 है ना, 8 5 40, 10 गुना है। तो जो हरिंदर की जो प्रॉफिट है, हरिंदर का जो फायदा है, उसको भी उसकी इन्वेस्टमेंट और उसका टाइम कितना है पता नहीं, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट डिनोट करेगा। तो यहां पर ये 4 का 10 गुना है, यहां पर भी ये 9 का 10 गुना होगा भाई। तो मतलब कि यहां पर मैं क्या करूं, 9 का 10 गुना 90 होता है, मतलब कि यहां पर 10 आना पड़ेगा, तभी तो 10 नहीं में 90 होगा। तो हरिंदर का जो टाइम है वो 10 महीने है। समझ में आ गई बात। तो ये कन्वेंशनल अप्रोच से थोड़ा सा अलग है। ये अप्रोच वो है कि हम दिमाग में कैसे सोचते हैं, एटलीस्ट मैं दिमाग में ऐसे सोचता हूँ, तो सभी ऐसे सोचते होंगे, क्योंकि खास तो हूँ नहीं, मैं आम इंसान ही हूँ आपकी तरह। तो इस अप्रोच में अगर आपको आदत नहीं है तो थोड़े से अनकंफर्टेबल हो सकते हो। तो स्टार्टिंग में आप इन क्वेश्चंस को ऐसे कर सकते हो कि जतिंदर का फायदा, हरिंदर का फायदा बराबर है, इन दोनों का रेशियो है भाई 4 और 9 प्रॉफिट का, और जतिंदर के प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा, जतिंदर की कैपिटल कितनी है 5 इंटू जतिंदर का टाइम है 8 महीने, तो ये है जतिंदर का प्रॉफिट। और जो अपना हरिंदर है, हरिंदर की कैपिटल है 9 और टाइम मैंने मान लिया x, तो आप इनको भी सोल्व कर सकते हो। 9 से 9 कैंसिल हो गया, देन इस 4 से मैंने इस 8 को 2 पर काट दिया और इस x को ऊपर ले जाओ, तो इसमें भी ज़्यादा टाइम लग नहीं रहा, ऐसी बात नहीं है। x की वैल्यू 10 आ गई देखो है? लेकिन ऐसे हम मेंटली कर पाते हैं, इसीलिए इसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ, ये काफ़ी ईजी भी है। एक बार इसको मेंटली करने की कोशिश करना भाई साहब। देखो मैं भी एक बार आपको मेंटली करके बता देता हूँ, ये फिर आपको समझ में आएगा कि अमरिंदर बिगेन ए बिजनेस विद ₹30। अमरिंदर ने इतने रुपए लगाए और बलविंदर ने इतने रुपए लगाए, ठीक है भाई। आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स डिड बलविंदर, तो इन्होंने बलविंदर की पूछ ली, बलविंदर कितने महीने बाद ज्वाइन किया, तो पक्का अमरिंदर के बारे में सब कुछ बताया होगा। आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स डिड बलविंदर ज्वाइन इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर डिवाइडेड इन द रेशियो 10:3। ये प्रॉफिट अगर 10:3 रेशियो में डिवाइड हुआ है, प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में। समझ में आ गई बात। मतलब कि अमरिंदर जो है उसने पूरे साल तक काम किया है, साल के अंत में प्रॉफिट इतने में डिवाइड हुआ है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेंटली कैसे करना है। अमरिंदर की हमें दोनों वैल्यू पता है, जो अमरिंदर के रुपए हैं 550 हैं, बलविंदर के 330 है, तो मैं तो इनको 550 और 330 नहीं देखता, मैं तो इनको 5 और 3 देखता हूं। अरे भाई इनको काटोगे तो 5 और 3 आएगा, साफ साफ तो दिख रहा है। अमरिंदर के 5 रुपए है, ठीक है, और अमरिंदर का टाइम कितना है 12 महीने। मैं देखता हूं 5 और 12, और अमरिंदर का प्रॉफिट कितना है 10, तो 10 का कितने गुना है ये 12 5 60, 10 का कितने गुना है 6 गुना। तो सिमिलरली बलविंदर का भी 6 गुना होएगा, 3 6 18, और बलविंदर यहाँ पर 3 है, तो 3 को कितने से गुणा करूँ कि 18 है, 6 महीने, तो यहाँ पर 6 महीने आंसर हो गया। तो हो सकता है कंफ्यूजिंग लिखा हो, तो अभी मेरा फर्ज बनता है कि लिख के बताऊं। तो देखो अमरिंदर और बलविंदर, और अगर यहाँ पर आप कंफर्टेबल हो रहे हो और आपका दिल करा कि नहीं मैंने तो ऐसे नहीं करना, तो प्लीज़ अपने दिल को समझाइएगा। थोड़े से अभी अनकंफर्टेबल होगे, वीडियो को पॉज करके ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, समझो जैसे मैं समझा रहा हूँ, और तभी आप अगले लेवल पर जाओगे। अपने दिमाग को तंग करना सीखो जब आप प्रैक्टिस करते हो तब। अगर आप इसको तंग करोगे जब एग्ज़ाम दोगे तब, तो एग्जामिनर आपको तंग कर देगा रिजल्ट में अनसेलेक्टेड दिखा के, ठीक है। अब देखो, तो भाई अमरिंदर और बलविंदर की कैपिटल जितने रुपए उन्होंने लगाए उसका रेशियो है 5:3। और मेंटली करना जरूरी नहीं है, एग्जाम में ऐसे लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। तो उनकी कैपिटल का रेशियो है ये। तो अमरिंदर ने 1 साल तक काम किया, 12 महीने, बलविंदर का पता नहीं। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको रिप्रेजेंट करता है 10, इन दोनों के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है 3। तो भाई मतलब 10 और ये एक ही चीज है, 3 और ये एक ही चीज है, इन्हीं के प्रोडक्ट को 10 रिप्रेजेंट करता है। तो ऊपर जो चीज है वो 60 है, 10 की कितनी गुना है, 10 की 6 गुना है ये चीज। सिमिलरली ये चीज 3 की 6 गुना होगी, मतलब कि 3 6 18 18 होगी। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 6 होना चाहिए, 3 6 18, तभी तो 18 होगा। तो 6 महीने के लिए बलविंदर की कैपिटल यूज हुई है। तो यहाँ पर
ये 6 महीने के लिए यूज हुई है, इसलिए इसका आंसर 6 नहीं है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर इन्होंने कुछ पूछा और है, वो तुक्के से 6 आ रहा है। कैसे? देखो, बलविंदर ने कुछ महीने के बाद ज्वाइन किया, कुछ महीने के बाद ज्वाइन किया, मुझे पता नहीं कितने महीने के बाद, लेकिन बलविंदर की जो कैपिटल है वो 6 मंथ तक यूज हुई, 6 मंथ तक यूज हुई। यहाँ पर ये जो 6 है उसकी कैपिटल, तो भाई 12 महीने की बात थी, उसके जो रुपए हैं वो 6 महीने के लिए यूज हुए, तो उसने कितने महीने के बाद ज्वाइन किया होगा? पक्का 6 महीने बाद ज्वाइन किया होगा, तो इसीलिए आंसर 6 आ रहा है। अगर इस 6 की जगह पर यहाँ पर 8 आ जाता, अगर यहाँ पर 8 आ जाता तो आंसर 8 नहीं होता ना। ना, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स डिड बलविंदर ज्वाइन, कितने महीनों के बाद बलविंदर ने ज्वाइन किया। तो अगर यहाँ पर 8 आ जाता तो बलविंदर की जो इन्वेस्टमेंट है वो 8 महीने के लिए यूज हुई, मतलब उसने 4 महीने बाद ज्वाइन किया, तो आंसर 4 महीने आता। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना, कई बार एग्जामिनर ऐसे करके ही पूछता है। अब ये वाला क्वेश्चन करो भाई एक बार, अगर इस तरीके से करोगे तो धन्य हो जाओगे, बिल्कुल मजे आ जाएंगे, बिना कैलकुलेशन कर दोगे। देखो, ए एंड बी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप विद रुपीज, भाई ए है और बी है, कितने कितने रुपए लगाए? 50,000, 60,000, और भाई अंधे तो हम है नहीं, हमें आगे भी दिख रहा है 70,000, ऐसे सीधा सीधा, तो हमें पता है सारी बात ऐसे हजारों में है, तो मैं 50, 60, 70 की जगह 5 और 6 ले रहा हूँ। ठीक है भाई, अभी तक तो मैंने इतनी ही पढ़ी है ना स्टेटमेंट, लेकिन दिख तो ये भी गया, तो 5 और 6 मैंने ले लिया रिस्पेक्टिवली। आगे बढ़ते हैं। सी ज्वाइंस देम आफ्टर एक्स मंथ, तो सी ने एक्स महीने के बाद ज्वाइन किया और 70,000 रुपये, मतलब कि 7 कंट्रीब्यूट कर दी, 7 यूनिट। अब ये एक्स महीने के बाद किया, इस चीज़ को बाद में समझेंगे। एंड बी लिव्स एक्स मंथ्स बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, और बी साल खत्म होने से एक्स महीने पहले छोड़कर चला गया। ठीक है, तो एंड ऑफ द ईयर की बात हो रही है, मतलब ए और बी स्टार्टिंग में लगे थे, बी छोड़ के चला गया, तो ए पूरे 12 महीने लगा रहा। ठीक है, यहाँ पर ये इनकी इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर इन्होंने कितने कितने टाइम के लिए लगाया रुपया, वो है। इनका जो प्रॉफिट है वो इस रेशियो के अंदर डिवाइड हुआ 20, 18 और 21। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अब एक बात यहाँ पर मैं समझाना चाहूँगा कि साल के स्टार्टिंग में बी ने स्टार्ट किया था, साल के स्टार्टिंग में बी ने स्टार्ट किया था, बी चलता रहा और साल के ख़त्म होने से एक्स महीने पहले छोड़ के चला गया, साल के ख़त्म होने से एक्स महीने पहले छोड़ के चला गया। ठीक है, बी का तो ये हाल है। और सी ने क्या किया? सी ने एक्स महीने के बाद ज्वाइन किया। तो कुल मिलाकर जो बी और सी है उनकी हालत कैसी है कि जो 12 महीने हैं, 12 महीने से एक्स महीने कम बी ने काम किया है और 12 महीने से एक्स महीने कम सी ने काम किया है, मतलब बी और सी ने बराबर टाइम काम किया है। एक ने तो उतने ही महीने साल के स्टार्टिंग में काम किया, एक ने उतने ही महीने साल के आखिरी हिस्से में काम किया। ठीक है भाई, तो यहाँ पर दोनों जगह बराबर चीज़ें आएंगी, बस इतना मैं बताना चाह रहा था। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि हमें पता है कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट की जो रेशियो है वो इन दोनों के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करती है, तो ऊपर इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है भाई? इन दोनों का प्रोडक्ट है 60, 12 5 60, तो 20 का कितने गुना है ये? 20 का 3 गुना है, तो कुल मिलाकर 18 का 3 गुना इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, 21 का 3 गुना इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। 18 का 3 गुना मतलब कि 54, इन दोनों का प्रोडक्ट 54 होगा, इस 6 का और इस हरे हरे डॉट का। तो 6 को किससे गुना करूँ कि 54 आए? 6 नहीं में 54 होता है 9, और हमें ये भी पता है इन दोनों का टाइम सेम है, देख लेना सेम ही आएगा। 21 दिए 63, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 63 होगा, तो 7 नहीं में 63, तो देखो सेम आ गया ना। एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 9, बिल्कुल गलत। अब ऐसे भाग के 9 पर टिक मत कर देना, क्यों? क्योंकि बी और सी का जो रुपया है वो 9 महीने के लिए यूज हुआ है, बी ने स्टार्टिंग के 9 महीने तक ज्वाइन करके रखा। यहाँ पर जो ये महीने आते हैं ये आते हैं कि कितने टाइम के लिए रुपया रखा, तो बी ने रुपया पहले 9 महीने के लिए रखा था, फिर 3 महीने पहले छोड़कर चला गया, 12 में से 9 गए 3। और जो सी है वो स्टार्टिंग के 3 महीने नहीं आया था और उसका रुपया भी 9 महीने के लिए यूज हुआ था, तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 आएगी, ऑप्शन 2 है ना, बताई थी ना इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए। अब ये उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, फिर भी नहीं आया तो टेंशन मत लो, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बस एक छोटी सी गड़बड़ है, क्या? परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट।
तो बार बार इसकी प्रैक्टिस करो, आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीका बता रखा है, ठीक है। आप इजीली इनको कर पाओगे थोड़ी प्रैक्टिस के बाद, और अगर अभी कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड। तो भाई अब पार्टनरशिप के और भी कई क्वेश्चंस होते हैं, कुछ टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो वो मैंने एक्सरसाइज 1.4 के अंदर इंक्लूड कर रखे हैं, टेंशन मत लेना। और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर रखे हैं। तो अब आपने क्या करना है, अपनी पीडीएफ जिसका आपने प्रिंट आउट ले रखा है उसमें से इस कंसेप्ट लेक्चर के क्वेश्चंस पहले करने हैं अटेम्प्ट, और उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चंस खुद निकालने हैं, ठीक है।